स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। आज से हम आपके लिए शुरू करें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के मॉडल पेपर्स। आप ये मॉडल पेपर्स की सीरीज बहुत ही ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको इसी में से मिलने वाले एग्जाम में। आप लोग का एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके शेयर से ही हमें व्यूज़ मिलते हैं और हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टैप चेंजिंग इन पावर ट्रांसफार्मर। बिजली के ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है। इसका देखिए ऑप्शन ए है मेंटेन प्राइमरी वोल्टेज कांस्टेंट, प्राथमिक वोल्टेज को स्थिर बनाए रखना। चेंज वोल्टेज रेशियो इन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण में वोल्टेज को अनुपात को बदलना। ऑप्शन सी है आपका मेंटेन सेकेंडरी वोल्टेज कांस्टेंट, द्वितीयक वोल्टेज स्थिर बनाए रखना। ऑप्शन डी है आपका लोड द ट्रांसफार्मर फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, ट्रांसफार्मर को अधिकतम दक्षता के लिए लोड करना। ठीक है, तो चलिए इसका सही ऑप्शन देखते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी, वितरण में वोल्टेज के अनुपात को बदलने के लिए टैप चेंजिंग का यूज किया जाता है। टैप चेंजिंग बेसिकली होता है आप उसे टैप चेंज करके जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपको वोल्टेज मिल रहा है आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं, तो नॉर्मली टैप चेंजर उसी के लिए यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वुकोल्ज रिले इन पावर ट्रांसफार्मर। बिजली के ट्रांसफार्मर में वुकोल्ज रिले का कार्य क्या है। चलिए देखते हैं। इसका ऑप्शन है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान से सुरक्षा। प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉइस्चर एंटरिंग इन ऑयल, तेल में प्रवेश करने वाली नमी से सुरक्षा। ऑप्शन सी है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेशर लोडिंग इन टैंक, टैंक में दबाव की लोडिंग से सुरक्षा। या ऑप्शन डी है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, मतलब अतिभार और लघुपतन। ओवरलोडिंग मतलब अतिभार और शॉर्ट सर्किट लघुपतन दोनों से सुरक्षा। तो इसका हम देखते हैं क्या ऑप्शन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे आप देखिए वुकोल्ज रिले का एक आपके सामने, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं तो अच्छे से दी, ये है बेसिकली आपका वुकोल्ज रिले। तो वुकोल्ज रिले आपका हमेशा ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक होता है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए वुकोल्ज रिले हमेशा ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में यूज होता है। जो ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें यूज होता है, और हमेशा 500 kVA से ऊपर जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसी में यूज होता है। इसको बिल्कुल नोट करके रखिएगा, 500 kVA के ऊपर का जो ऑयल टाइप कूलिंग वाले ट्रांसफार्मर होते हैं उसी में वुकोल्ज रिले का इस्तेमाल होता है। वुकोल्ज रिले कहाँ लगा होता है ये मैं चाहूँगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वुकोल्ज रिले हमेशा कहाँ पर लगा होता है। तो उसके बाद देखिए वुकोल्ज रिले ऑपरेट कैसे करता है। वुकोल्ज रिले ऑपरेट तब करता है जब ट्रांसफार्मर ऑयल आपका कुछ उसमें फॉल्ट आता है, जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल बेसिकली ट्रांसफार्मर की जो हमारी वाइंडिंग्स होती हैं, जो कोर रहते हैं उनके ऊपर जो वाइंडिंग्स रहती हैं उनको कूल करने के लिए यूज किया जाता है। सपोज दैट वाइंडिंग में कुछ फॉल्ट आता है जिसकी वजह से ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो एक वो क्या होगा, जब ऑयल ज़्यादा हीट होता है तो एक बुलबुले के तौर पे, एक वाष्प के तौर पे ऊपर की तरफ वो इस तरह से जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए एक मरकरी स्विच लगी हुई है जो हमेशा यनो टाइप होती है। यनो मतलब है कि जब उसमें कुछ नहीं है तो नॉर्मली ओपन रहती है, लेकिन जैसे मरकरी स्विच ऐसे टिल्ट होगी तो हमेशा एक NC कॉन्टैक्ट के थ्रू अलार्म सर्किट को आपको अलार्म दे देता है। अगर फॉल्ट छोटा मोटा है तो अलार्म जाता है, और अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर वो आप सीधे अटैक करता है। और ये वाला जो आपको मरकरी स्विच लगा है ये नॉर्मली सीधे हमारा ट्रिप सर्किट को जाता है, और वो सर्किट को मतलब जो भी ACB VCB जो भी लगा है आपका ट्रांसफार्मर के लिए सर्किट, उसको ट्रिप करा देता है। तो ये होता है बेसिकली वुकोल्ज रिले का हमेशा कार्य सिद्धांत, इस तरह से ये काम करता है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, उम्मीद करते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बिल्कुल बोल सकते हैं, हम इस पर आपके लिए डिटेल वीडियो भी लेके आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सप्लोजन वेंट इन ए पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। इसका देखिए ऑप्शन ए है एयर रिलीजिंग, हवा को छोड़ने के लिए। ऑप्शन बी है हीट रिलीजिंग, ऊष्मा को छोड़ने के लिए मतलब हीट को छोड़ने के लिए। ऑप्शन सी है प्रेशर रिलीजिंग, दबाव को छोड़ने के लिए। ऑप्शन डी है मॉइस्चर रिलीजिंग, नमी को छोड़ने के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा प्रेशर रिलीजिंग। पावर जो भी एक्सप्लोजन वेंट होता है हमेशा अगर कोई किसी प्रकार का प्रेशर होता है तो उसको रिलीज करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जिससे हम भारी भरकम नुकसान से बच सकें, सिर्फ एक्सप्लोजन वेंट से हमारा प्रेशर रिलीज हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट। सर्किट का नाम क्या है। ऑप्शन ए है आपका इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर। ऑप्शन बी है आपका इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज मल्टीप्लायर।
ऑप्शन सी है आपका इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, या ऑप्शन डी है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर सर्किट ऑफ एससीआर। तो ये देखिए आपको यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है और पूछ रहा है ये कौन सा सर्किट है। सर्किट को आप ध्यान से देख लीजिए और देखते हैं इसका सही ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर। ये इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक है बेसिकली, जो फैन को रेगुलेटर यूज करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, What immediate action should be taken to rescue the victim if he is still in contact with the electrical power supply? पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है। मतलब किसी आदमी को आपको बिजली का झटका लग गया है और अभी भी वो उसके संपर्क में है, तो आपको बचाने के लिए क्या तत्काल कदम उठाना चाहिए। इसका देखिए ऑप्शन ए दे रखा है, पुल और पुश हिम फ्रॉम द कॉन्टैक्ट बाई हैंड, उसको हाथों द्वारा खींचें या धक्का दें। ऑप्शन बी देखिए दे रखा है आपका, इन्फॉर्म योर अथॉरिटी अबाउट दिस इलेक्ट्रिक शॉक, अपने प्राधिकारी को विद्युत के झटके के बारे में जानकारी दें। ऑप्शन सी दे रखा है, कॉल समवन फॉर हेल्पिंग टू रिमूव हिम फ्रॉम कॉन्टैक्ट, किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं। ऑप्शन डी दे रखा है आपको, ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर, पावर को स्विच ऑफ करके संपर्क को तोड़ें। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा ऑप्शन डी, ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई। क्योंकि आप देखिए हाथों से अगर आप उसको खींचेंगे या धक्का देंगे तो आपको भी करंट लग सकता है। ठीक है, पता लगा आप छुड़ाने गए और खुद भी साथ में फंस गए। ऑप्शन बी, आप अगर अधिकारी को जब तक फोन करेंगे वो आएंगे तब तक तो उस आदमी की जान चली जा चुकी होगी। ऑप्शन सी भी आप देखिए किसी को बुला नहीं सकते, जब तक बुलाएंगे तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। तो सबसे बेहतर ऑप्शन हमेशा यही होता है कि किसी भी तरह जो उसका मेन सोर्स आ रहा है सप्लाई का उसको स्विच ऑफ करें, जिससे उस व्यक्ति की जान बचाई जा सके। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू मेजर 10 मिली एम्प्स विद 1 मिली एम्प मीटर। 1 मिली एम्प मीटर के साथ 10 मिली एम्प मापने के लिए शंट प्रतिरोध के मान की गणना करें। यहाँ बेसिकली आपसे कहना चाह रहा है कि आपके पास एक एम्पियर मीटर है जो 1 मिली एम्प्स ही मेजर कर सकता है और आपको उसकी रेंज बढ़ा के 10 मिली एम्प्स करनी है, तो आप कैसे करेंगे। तो आपको पता होगा कि हमेशा अगर किसी एमीटर यानी एम्पियर मीटर की हमेशा अगर हमें उसका रेंज बढ़ाना होता है तो हम उसमें हमेशा एक शंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं। ठीक है, उसी की आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है। इसका फर्स्ट पहले तो ये क्वेश्चन आपका जो है इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए आपको सिर्फ 1 मिली एम्प्स के मीटर से 10 मिली एम्प्स मेजर करना है, ये तो बता दिया। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आंसर आपको निकालना है तो आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और वो है कि जो मीटर था उसका उस समय जो रेजिस्टेंस था, आरएम जो होता है बेसिकली, कि उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो क्या था। इसकी वैल्यू जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आपको आंसर इसका नहीं पता चल पाएगा। यहाँ पे एक सर्किट बेसिकली इसको देना चाहिए था या बताना चाहिए था कि मीटर का जो इंटरनल पहले रेजिस्टेंस था उसका वैल्यू कितना था। नॉर्मली ये क्वेश्चन जो आता है, मैंने देखा बुक से चेक किया तो उसमें पता चला आरएम इसमें दिया होता है और उसकी वैल्यू होती है 27। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको मिल गया आरएम का वैल्यू। तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है वो हम आपको बता देते हैं, उससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए आपको दिया है 1 मिली एम्प्स का मीटर है, उससे आपको 10 मिली एम्प्स मेजर करना है। मतलब इस तरह से आपका इसका एक सर्किट बनेगा। ये मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे, और ये आपका आरएम हो गया। इसकी रेंज बढ़ाने के लिए यहाँ पे आप आरएसएच जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा करंट जो है टोटल। ठीक है, आई ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आई एम, और यहाँ क्या करंट आएगा फिर आई में से आई एम घट जाएगा, यानी आई माइनस आई एम। ये आर एम है आपका जिसका वैल्यू है 27, और ये है आपका आर एस एच। ठीक है, इसको आपको निकालना है। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो आप देखेंगे यहाँ पे कैसे निकालेंगे। आर एस एच इक्वल टू, मतलब शंट में जो रेजिस्टेंस आप जोड़ेंगे इक्वल टू होता है आपका, ये होगा आपका आर एम बाई आई माइनस आई एम माइनस 1। ठीक है, ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आर एम का वैल्यू आपको दे रखा है 27, मतलब दे नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे आप ये देना चाहिए था, क्वेश्चन एक्चुअली इनकम्प्लीट है। आर एम का वैल्यू है 27, आई का वैल्यू आपके पहले था कितना 10 है, अभी करना है जो आपको 10, और पहले कितना था, मतलब मीटर का जो इंटरनल था पहले रेजिस्टेंस वो कितना था 1 मिली एम्प्स था, यानी 10/1 हो जाएगा आई बाई आई एम माइनस 1। ठीक है, 10/1 को हम 10 मान सकते हैं। तो बेसिकली अभी ऐसे हो गया आपका कि आर एस एच इक्वल टू आर एम अपॉन आई बाई आई एम माइनस 1। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 27/10
10/1 - 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 27/10/1 को हम 10 मान लेंगे, -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 को और 27 को हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3 ओम इसका आपका रजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा है, 3 ओम। ऑप्शन ए जो है आपका सही ऑप्शन है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हाँ ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, ये क्वेश्चन जब भी आएगा यहाँ पे नहीं है, बट आपको एक RM का वैल्यू दिया होगा, और RM का जो भी वैल्यू दिया होगा फिर आप फार्मूला आपको बताया जैसे वैसे आपको लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इस यंत्र का नाम क्या है। ऑप्शन ए देखेंगे एब्सोल्यूट उपकरण, ऑप्शन बी है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, संकेतक उपकरण, ऑप्शन सी है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग उपकरण, या ऑप्शन डी है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, एकीकृत उपकरण। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा ऑप्शन है एब्सोल्यूट उपकरण। ये एब्सोल्यूट उपकरण का यंत्र है, फोटो है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हिच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम जीरो पोजिशन इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट यानी संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। इसका ऑप्शन ए देखेंगे कंट्रोलिंग फोर्स, नियंत्रण बल, ऑप्शन बी है डिफ्लेक्टिंग फोर्स, विचलन बल, ऑप्शन सी है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, वायु घर्षण मंदन, या ऑप्शन डी है आपका एडी करंट डैम्पिंग, भंवर धारा मंदन। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सही ऑप्शन होगा आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। उसको अगर पॉइंटर को आपको जीरो से, ये आपका मीटर होता है बेसिकली, यहाँ पे देखेंगे ये आपका मीटर होता है, तो यहाँ से मान लीजिए जीरो पे है, यहाँ से इसको अगर यहाँ ले जाना है तो एक्चुअली डिफ्लेक्शन फोर्स होता है, उसकी वजह से वो यहाँ पर जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है बेसिकली, ये है आपका पॉइंटर। ठीक है, ये कंट्रोल स्प्रिंग है, इस तरह से इसको यहाँ से यहाँ अगर खिसकाना है तो एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगता है, उसके थ्रू यहाँ पे ये खिसकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, व्हिच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर KF का फार्मूला या सूत्र क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए देखेंगे इसका KF इक्वल टू इफेक्टिव वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, प्रभावी मान बटे औसत मान। ऑप्शन बी है आपका KF इक्वल टू एवरेज वैल्यू अपॉन इफेक्टिव वैल्यू, औसत मान अपॉन प्रभावी मान। ऑप्शन सी है आपका इफेक्टिव वैल्यू बटे मैक्सिमम वैल्यू, मतलब प्रभावी मान बटे अधिकतम मान, या ऑप्शन डी है आपका एवरेज वैल्यू बटे मैक्सिमम वैल्यू, यानी औसत मान बटे अधिकतम वैल्यू। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा, फॉर्म फैक्टर बेसिकली होता है इफेक्टिव वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू बेसिकली आपका RMS वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच कंडीशन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस RLC सर्किट। किस स्थिति को अनुनाद RLC सर्किट कहा जाता है। इसका देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है XL इज ग्रेटर देन XC, ऑप्शन बी दे रखा है XC इज ग्रेटर देन XL, या ऑप्शन सी दे रखा है XL इज इक्वल टू XC, या ऑप्शन डी दे रखा है R इज लेस देन XL। तो अनुनाद की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब आपका XL और XC बराबर हो जाता है। इसको याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। अनुनाद की स्थिति तभी होती है जब XL और XC बराबर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ठीक है, ये सुरक्षा चिन्ह आपको दे रखा है, इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए देखिए दे रखा है वार्निंग साइन, ऑप्शन बी है मैंडेटरी साइन, ऑप्शन सी है प्रोहिबिशन साइन निषेधक चिन्ह, या ऑप्शन डी है इन्फॉर्मेशन साइन सूचनात्मक चिन्ह। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा वो सूचनात्मक चिन्ह। ये चिन्ह बेसिकली आपको एक सूचना दे रहा है, किस चीज़ का, फर्स्ट एड या मेडिकल, इससे रिलेटेड ये सूचना देता है हमेशा। ठीक है, चलिए इसके रिगार्डिंग एक हम लिस्ट देखते हैं। यहाँ पे इसको जूम करके भी आपको देखिए, ये आपके सामने इमेज हमने जूम कर दिया है, इसमें आप देख सकते हैं साइंस से रिलेटेड आंसर आपके सारे इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे जितने भी ये सूचनात्मक चिन्ह होते हैं चौकोर में रेड कलर से या ग्रीन कलर से रहते हैं। ग्रीन कलर है मतलब वो आपका हेल्थ से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड है, रेड कलर मतलब फायर से रिलेटेड। प्रोहिबिशन साइन जो होते हैं, निषेधात्मक चिन्ह जो होते हैं, हमेशा राउंड में इस तरह से डायगोनली ऐसे बने होते हैं, इनको हम प्रोहिबिशन साइन बोलते हैं। हैजार्ड या जो वार्निंग होती है वो हमेशा ट्रायंगल शेप में होती है, और मैंडेटरी साइन हमेशा गोल शेप में लिखे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका रिंग कोर ट्रांसफार्मर,
ऑप्शन बी है फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, या ऑप्शन सी है सिलिकॉन स्टील कोर ट्रांसफार्मर, या ऑप्शन डी है ग्रेन ओरिएंटेड कोर ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। जहाँ पे हमें हाई फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम फेराइट कोर ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से होता है फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, यहाँ पे इमेज आप देख सकते हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच मटेरियल इज यूज टू मेक हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए दे रखा है सिल्वर यानी चांदी, ऑप्शन बी है कॉपर तांबा, ऑप्शन सी है नाइक्रोम, या ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका नाइक्रोम होगा, क्योंकि नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं हमेशा हम हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए। चांदी तो अच्छा एक कंडक्टर है, तांबा भी एक कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी है, तो इसमें तो उतना हीट जनरेट होगा नहीं, क्योंकि एक अच्छे कंडक्टर है तो हीट नहीं जनरेट करेंगे ना, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम है इनका, तो हमेशा नाइक्रोम यूज करते हैं। ठीक है, नाइक्रोम यूज करेंगे तो आई स्क्वायर आर लॉस होगा, उससे हमारा हीट जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई टू स्ट्रेट होल्स आर प्रोवाइडेड इन द एल्यूमिनियम डिस्क इन एनर्जी मीटर, ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में दो सीधे सीधे छिद्र क्यों प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन ए है टू रिड्यूस डिस्क वेट, डिस्क का वजन कम करने के लिए, ऑप्शन बी है आपका फॉर पावर फैक्टर करेक्शन, शक्ति गुणांक को सुधारने के लिए, ऑप्शन सी है टू प्रिवेंट द फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स रिसाव को रोकने के लिए, या ऑप्शन डी है आपका टू अरेस्ट द क्रीपिंग एरर, रेंगने की त्रुटि जो है उसको रोकने के लिए। चलिए इसका सही ऑप्शन होगा क्रीपिंग एरर को रोकने के लिए हम उसमें दो छिद्र प्रदान करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, व्हिच इज द फिजिकल हैजार्ड, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। ऑप्शन ए दे रखा आपको स्मोकिंग यानी धूम्रपान, ऑप्शन बी है वाइब्रेशन यानी कंपन, ऑप्शन सी है कोरोजिव यानी क्षरण, या ऑप्शन डी है रेडियो एक्टिव यानी रेडियो एक्टिव। ठीक है, सक्रियता। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा वाइब्रेशन, क्योंकि देखिए धूम्रपान आपका कोई भी फिजिकल हैजार्ड नहीं है, क्षरण भी आपका फिजिकल हैजार्ड नहीं बल्कि एक रासायनिक हैजार्ड है यानी केमिकल वो है फिनोमेना है, और रेडियो एक्टिव भी आपका उसी में आता है। तो वाइब्रेशन जो कंपन है, इसका कंपन सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 इन द पैरेलल सर्किट, इस समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए आपको ये सर्किट दे रखा है, इसमें आपसे पूछ रहा है R की वैल्यू, R2 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आपको आप इसमें देखिए आपको V दे रखा है 24 वोल्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको I भी दे रखा है 15 एम्पियर। ठीक है, R1 भी दे रखा है आपको, R1 है आपका 8 ओम, R2 आपको ज्ञात करना है, और R3 का वैल्यू दे रखा है आपको 3 ओम। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जब V और I पता है तो हम इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो इसका टोटल मतलब तुल्यकाली जो प्रतिरोध होगा वो हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको अभी मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस सर्किट का तुल्यकाली प्रतिरोध कैसे निकलेगा, जैसा कि हम सबको पता है V इक्वल टू होता है IR। ठीक है, तो हमें R निकालना है, R इक्विवेलेंट बेसिकली इस पूरे सर्किट का हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, देखिए V अपान I हो जाएगा। V का वैल्यू आपको 24 दे रखा है और I का वैल्यू है आपका 15। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 15 एकम 15। ठीक है, उसके बाद कितना बचा, 9, 5 और 4 9 बचा, तो उसमें एक दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे 90 हो जाएगा, 15 छक्का 90। मतलब हमारा जो R इक्विवेलेंट आया वो है 1.6। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं R इक्विवेलेंट 1.6 है, और यहाँ पर आपके ये 3 रेजिस्टेंस हैं जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल में आपको जैसे पता है, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है हम आपको बताते हैं। जब पैरेलल में कोई चीज़ जुड़ा होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू अभी आया था, वो कितना था आप यहाँ पर देखेंगे, वो था आपका 1/1.6 हो जाएगा। R का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हमारे इक्विवेलेंट, तो इक्वल टू 1/R1 आपको दे रखा है 8। ठीक है, प्लस R2 आपको निकालना है, तो यहाँ पे R2 लिख लेंगे, प्लस 1/R3 का वैल्यू आपको दे रखा है 3। ठीक है, फिर थोड़ा सा इसको मिटाएंगे और इसके आगे हम प्रोसेस करते हैं यहाँ से। तो अभी तक हम पहुँचे थे क्या, 1/1.6 इक्वल टू 1/R1 का वैल्यू है 8 प्लस 1/R2 प्लस 1/3 R3 का वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1/1.6 इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या करेंगे 1/8 और 1/3 को अगर कर देंगे और आप इसका लेके यहाँ पे 8 और 3 का लासा लेंगे तो कितना आएगा आपका, हो जाएगा बेसिकली 24। ठीक है,
अपॉन 8 त्रिक 24, 3 एकम 3 प्लस 3 8 24 और यहाँ पे 8, ठीक, 3 + 8/24 प्लस 1/R2। तो अभी क्या हो गया, 1/1.6 इक्वल टू हो गया 8 और 3 कितना होता है 11/24 प्लस 1/R2, ठीक है। अभी फिर इसको एक बार हम थोड़ा सा मिटाएंगे तो अभी आपका 1/R2 इक्वल टू हो जाएगा, आपका यहाँ पर था 1/1.6 और 1 जो आपका 11/24 आया था उसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -11, ठीक है, सॉरी ये -11/24 हो जाएगा, प्लस में था तो 1/R2 इक्वल टू आ जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, हालांकि आप लोग जल्दी सॉल्व करते हैं, 10/16 हो जाएगा ये, फिर 24 और 16 का आप हम यहाँ पे हम ले लेंगे ये, तो इसको जब टोटल आप सॉल्व करेंगे तो आपको बेसिकली मिलेगा 1/6, ठीक है। तो 1/R2 इक्वल टू 1/6 है, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। R2 ऊपर जाएगा तो इधर ये ऊपर आ जाएगा, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा 6 ओम, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, Which type of resistor is used for arc quenching protection in circuit breaker? सर्किट ब्रेकरों में आर्क शमन के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका वेरिस्टर, ऑप्शन बी है सेंसिस्टर, ऑप्शन सी है थर्मिस्टर या ऑप्शन डी है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर यानी LDR। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो वेरिस्टर होगा, वेरिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ओपन रजिस्टर इन सीरीज सर्किट? सीरीज सर्किट यानी श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है? इसका देखिए ऑप्शन ए है आपका नो इफेक्ट इन ओपन रजिस्टर, खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं होगा। फुल सर्किट करंट विल फ्लो इन ओपन रजिस्टर, खुले प्रतिरोध में से पूर्ण परिपथ धारा बहेगी। या ऑप्शन सी है आपका टोटल सप्लाई वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन रजिस्टर, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। या ऑप्शन डी है आपका नो वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन रजिस्टर, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कोई वोल्टेज नहीं दिखेगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा सी। सी कैसे होगा मैं बताता हूं, टोटल सप्लाई वोल्टेज अपीयर होगा, क्योंकि आपका जब सर्किट ओपन है तो उसमें किसी भी तरह का वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। जब तक आप सर्किट को शॉर्ट नहीं करेंगे, उसमें करंट नहीं फ्लो होगी, तो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। इसलिए आपको दोनों जो खुले हुए प्रतिरोध हैं यानी रेजिस्टेंस हैं उसके अक्रॉस में टोटल सप्लाई वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। ये इसका सही ऑप्शन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन हो सकता है जरूर आए। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, मतलब नेक्स्ट देखेंगे, What is the name of the part marked X in underground cable? UG केबल बेसिकली अंडरग्राउंड केबल। इस भूमिगत केबल में X से इंगित भाग का नाम बताइए। थोड़ा सा देखिए जूम कर देते हैं तो आप अच्छे से देख सकते हैं। इसमें ये वाला पार्ट पूछ रहा है क्या है, यहाँ पे आपका कोर गया है, फिर ऐसे ऐसे, तो देखते हैं क्या है ये बेसिकली। इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है सर्विंग, ऑप्शन बी है बेडिंग, ऑप्शन सी है आर्मरिंग या ऑप्शन डी है लेड सीथ। तो इसका सही ऑप्शन देखिए क्या है, लेड सीथ है। कैसे है चलिए आपको डिटेल में यहाँ पे एक इमेज के थ्रू क्लियर करते हैं। इसको थोड़ा यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिए इस इमेज में, सबसे ऊपर नीचे ये होता है कंडक्टर, उसके ऊपर है देखिए पेपर इंसुलेशन, फिर यहाँ पे लेड सीथ। इसी को आपको एक्स मार्क करके पूछा था, तो यही बेसिकली आपका आंसर हो, ठीक है। लेड सीथ इसका सही ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाई द सोल्डरिंग आयरन मस्ट बी केप्ट इनटू ए स्टैंड दैट नॉट इन यूज व्हाइल सोल्डरिंग? सोल्डरिंग आयरन को उपयोग ना करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? ऑप्शन ए है इट प्रिवेंट्स बर्न्स एंड फायर, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। टू कंट्रोल द एक्सेसिव हीट, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने के लिए। टू सेव द टाइम ऑफ सोल्डरिंग प्रोसेस, सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने के लिए। या ऑप्शन डी है आपका टू सेव ऑपरेटर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, संचालक को विद्युत के झटके से बचाने के लिए। इसका जो सही ऑप्शन है बेसिकली है यह जलने एवं प्रिवेंट्स बर्न्स एंड फायर, क्योंकि सोल्डरिंग आयरन आपका गर्म रहता है। अगर उसको आप ऐसे ही कहीं इधर उधर रख देंगे तो हो सकता है आप उसको एक्सीडेंटली टच कर लें या कोई भी टच कर ले तो उसको बर्न इंजरी हो सकती है, इसलिए उसको हमेशा स्टैंड के अंदर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है बेसिकली सोल्डरिंग आयरन देखिए आप, और ये है इसका स्टैंड। इसके अंदर रहने से क्या है, कोई भी इस टिप को टच नहीं करेगा एक्सीडेंटली, तो वो किसी भी तरह की बर्न इंजरी या हीट इंजरी से बचा रहेगा, आग भी लगने का कहीं पर भी कोई खतरा नहीं रहेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन? इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह, कॉशनरी साइन यानी सचेतक चिन्ह,
इन्फॉर्मेटरी साइन यानी सूचनात्मक चिन्ह, या प्रोहिबिशन साइन यानी निषेधात्मक या निषेधक चिन्ह। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा होगा आवश्यक चिन्ह। कैसे होगा चलिए आगे इसमें देखते हैं। ये है आपके रोड सेफ्टी के साइन। तो जहाँ पर इस तरह से लिख के स्टॉप लिखा होता है वहाँ बेसिकली आपको रुकना होता है। कोई भी चीज़ अगर आपको करना होता है तो उसको बोलते हैं कि वो आवश्यक है। तो आवश्यक चिन्ह हमेशा इस तरह से लिखे रहते हैं। ये आप सारे साइन देख सकते हैं, कोई भी इसमें से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई का उपयोग किया जाता है। पीपीई बेसिकली पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है जो आदमी यूज करता है अपनी खुद की सुरक्षा के लिए। ठीक है, इसका ऑप्शन ए दे रखा है आपका एप्रॉन, ऑप्शन बी है गॉगल्स, ऑप्शन सी है एयर मास्क, या ऑप्शन डी है नोज मास्क। तो धुएं से सुरक्षा देखिए, आप एप्रॉन से तो बचना नहीं धुएं से, तो गॉगल्स या चश्मा भी आंख को तो धूल से बचाना है, धुएं से इसको भी हमें मान लीजिए धुएं या धूल से बचाना है। ईयर के लिए अलग आता है, तो नोज मास्क जो होता है वो आपका सही ऑप्शन होगा। नोज मास्क हम यूज करते हैं धुएं से सुरक्षा के लिए। ठीक है, ये है आपका नोज मास्क। कोविड टाइम में आप लोगों ने सभी ने बहुत इस्तेमाल किया होगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्केल। पैमाने का नाम क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है लीनियर स्केल रैखिक पैमाना, ऑप्शन बी है कोर्स स्केल मोटा पैमाना, या ऑप्शन सी है एक्सटेंडेड स्केल विस्तारित पैमाना, या ऑप्शन डी है नॉन लीनियर स्केल। देखिए इसको अगर ध्यान से आप इमेज देखेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि कैसा पैमाना है। लीनियर तो है नहीं, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, नॉन लीनियर, क्योंकि नॉन लीनियर ही है, ये लीनियर नहीं है। देखिए एक लाइन में नहीं है सारी चीज़ें, इसमें इस तरह से देखिए चीज़ें बढ़ती घटती जा रही है। ठीक है, तो ये नॉन लीनियर इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हिच इज द पोजीशन टू यूज द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड विद स्प्रिंग कंट्रोल। स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है। ऑप्शन ए दे रखा है एनी पोजीशन, ऑप्शन बी है वर्टिकल पोजीशन केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में, ऑप्शन सी है आपका इंक्लाइंड पोजीशन केवल झुकी हुई स्थिति में, या ऑप्शन डी है आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन केवल क्षैतिज स्थिति में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका किसी भी स्थिति में। जब आपको स्प्रिंग कंट्रोल दे दिया तो आप उसको किसी भी स्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें स्प्रिंग कंट्रोल है तो हर स्थिति में स्प्रिंग के थ्रू नियंत्रित रहेगा, तो उसमें फालतू का मूवमेंट नहीं होगा, स्प्रिंग के थ्रू ही मूवमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड विद एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट चल कुंडली उपकरण, या ऑप्शन बी है आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट चल लौह उपकरण, या ऑप्शन सी है आपका इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट यानी प्रेरण प्रकार उपकरण, ऑप्शन डी है आपका डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट डायनमोमीटर के प्रकार का उपकरण। ठीक है, इसका सही ऑप्शन आपका होगा चल लौह उपकरण। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसमें हमेशा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS। BIS का पूर्ण रूप क्या है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं इसका आंसर जरूर आप लोग को पता होगा। बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी है बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, या ऑप्शन डी है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। एक्चुअली BIS जो है इंडियन स्टैंडर्ड है, तो उसका फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट। इस जोड़ का नाम क्या है। देखिए पहला दिया है आपका ऑप्शन है मैरिड जॉइंट। ठीक, यहाँ पे वो शादीशुदा मत समझिए, बट नाम उसी से लिया गया है। ऑप्शन बी है आपका स्कार्फ जॉइंट्स स्कार्फ जोड़, ऑप्शन सी है आपका वेस्टर्न यूनियन जॉइंट वेस्टर्न यूनियन जोड़, और ऑप्शन डी है आपका ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट ब्रिटानिया स्ट्रेट जोड़ या टी जोड़। ठीक है, तो ये क्या है सही ऑप्शन बेसिकली इसका मैरिड जॉइंट, ये मैरिड जोड़ है। अच्छा कहाँ यूज होता है, चलिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताते हैं क्या होता है। यहाँ आप इस इमेज पे ध्यान से देखिएगा, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। ये आप देख पा रहे हैं ना मैरिड जॉइंट। ठीक है, द मैरिड जॉइंट इज एन इलेक्ट्रिकल जॉइंट यूज्ड फॉर जॉइनिंग मल्टी स्ट्रैंड केबल्स। द वायर्स आर unstranded then interlaced with the wires of the other cable and then married together before finally being soldered। मैरिड जॉइंट बेसिकली बताना चाह रहा है कि मान लीजिए दो मल्टी स्ट्रैंड वायर हैं, जैसे हमारे तार होते हैं ना, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पतले पतले तार हैं, तो उन दो केबलों के सारे तारों को पहले अलग किया जाता है, फिर उनको इस तरह से करके एक साथ जोड़ दिया जाता है, ट्विस्ट करके मैरिड कर दिया जाता है। जैसे शादी के बाद आप दोनों नहीं जुड़ जाते हैं कपल्स, वैसे ही इनका है, इसलिए नाम दिया गया है कि उनको इस तरह से जोड़ दिया जाता है और उसके बाद उन्हें सोल्डर कर दिया जाता है। तो वहीं से नाम इसका एक्चुअली मैरिड जॉइंट आया है कि दो चीज़ों को जोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर इन ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट? जल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का कार्य क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है स्ट्रेंथेंस द डिफ्लेक्शन फोर्स, विक्षेपण बल को मजबूत करता है। कंट्रोल द नीडल्स मूवमेंट, सुई की गति को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी है आपका प्रोवाइड मीटर विद मैक्सिमम सेंसिटिविटी, मीटर को अधिकतम संवेदनशीलता प्रदान करता है। या ऑप्शन डी है आपका प्रोवाइड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करता है। ठीक है, तो जो एक्चुअली सॉफ्ट आयरन कोर होता है उसका यूज पूछ रहा है, तो इसका देखिए सही ऑप्शन होगा आपका डी, प्रोवाइड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है, चुंबकीय फ्लक्स को एयर गैप में एक समान वितरित करता है जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है। कैसे करता है यहाँ पे आप देखिए, इमेज में देखिए आप। ठीक है, ये है आपका आयरन कोर। ये यहाँ पे जो एयर गैप है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो गैप रह जाता है उसको हम एयर गैप बोलते हैं ना, वहाँ पर जो फ्लक्स का वितरण एक समान हो उसको ये सुनिश्चित करता है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं उपकरणों से रिलेटेड, तो इनको थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। नोट्स भी बना सकते हैं आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स? भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? देखिए ऑप्शन ए दे रखा है विंचेज, ऑप्शन बी है क्रेन एंड स्लिंग, ऑप्शन सी है लेयर्स एंड रोलर्स, या ऑप्शन डी है मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बेसिकली क्रेन एंड स्लिंग होगा। कितना भी भारी वेट हो, आप लोगों को देखा होगा हमेशा एक स्लिंग के सहारे बांध के हम क्रेन के थ्रू उसको हमेशा उठाते हैं। ठीक है, क्रेन की भी अपनी कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी तक का लोड उससे उठा सकते हैं। इस तरह से हर एक कैपेसिटी के लिए अलग अलग क्रेन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which artificial respiration method is to be performed to the victim with injuries on the chest and belly? किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? ऑप्शन ए देखिए दे रखा है सेफर विधि, सेफर मेथड। ऑप्शन बी है माउथ टू माउथ मेथड, मुंह से मुंह की विधि। ऑप्शन सी है माउथ टू नोज मेथड, मुंह से नाक की विधि। या ऑप्शन सी है नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, नेल्सन की भुजा ऊपर करके पीछे की दबाव की विधि। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है डी, नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। ठीक है, ये जिसकी छाती और पेट में चोट हो उसको ये वाला हमेशा श्वसन विधि दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये देख लीजिए इस तरह से ये दिया जाता है। यहाँ पे आपको इमेज में इससे क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, आर्म स्ट्रेट नियरली वर्टिकल बैक प्रेस, यही यहाँ पर बोलना चाह रहा है। आर्म को लिफ्ट कीजिए और फिर बैक में प्रेशर दीजिए, यानी पीठ में प्रेशर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। व्हिच कंस्ट्रक्शन टेक्निक इज यूज टू रिड्यूस कॉपर लॉस इन लार्जर ट्रांसफार्मर? बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है? यूज ऑफ लेमिनेटेड कोर, पटलित कोर का उपयोग। ऑप्शन बी है बाय रिड्यूसिंग कोर थिकनेस, कोर मोटाई को कम करके। ऑप्शन सी है बाय यूजिंग ग्रेन ओरिएंटेड कोर, रवा, ठीक, ग्रेन ओरिएंटेड कोर का यूज करके। रवा मत पढ़िए इसको, एक्चुअली रवा नहीं है वो। ऑप्शन डी है यूज स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट, चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करके। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका वो यूज स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट। ठीक है, स्टेप्ड कोर का अरेंजमेंट करके हम ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम कर सकते हैं। यहाँ इमेज में आप देखेंगे स्टेप्ड कोर क्या होता है। ये होता है आपका रेक्टेंगुलर कोर, स्क्वायर कोर, ये होते हैं स्टेप्ड कोर, एक के ऊपर एक इस तरह से स्टेप जैसे रहते हैं, वो इनको स्टेप्ड कोर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल? इस औजार का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए दे रखा आपका होल्डिंग द हॉट सब्सटेंस, गर्म पदार्थों को पकड़ना। ऑप्शन बी है कटिंग एंड ट्विस्टिंग द वायर, तारों को काटना और मोड़ना। ऑप्शन सी है एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड, लकड़ी से कीले निकालना। या ऑप्शन डी है आपका लूजिंग एंड टाइटनिंग द बोल्ट एंड नट, नट और बोल्ट को टाइट करना या लूज करना। इसका सही ऑप्शन होगा आपका लकड़ी से कीले निकालना। ये बेसिकली लकड़ी से कीले निकालने के लिए इस तरह से पकड़ के खींच के निकालने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर? ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? ऑप्शन ए दे रखा मोर लॉसेज, अधिक हानियाँ। ऑप्शन बी है हैवियर इन वेट, वजन में भारी। ऑप्शन सी है पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, खराब वोल्टेज विनियमन। या ऑप्शन डी है आपका कैन नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी बाइंडिंग, द्वितीयक बाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते। इसका सही ऑप्शन होगा डी, कैन नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी बाइंडिंग। सेकेंडरी बाइंडिंग एक्चुअली ऑटो ट्रांसफार्मर में आप उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अधिक हानियों का सवाल नहीं उठता, वजन में भारी का भी सवाल नहीं उठता, क्योंकि इसमें ये सब नहीं होता, क्योंकि इसका ऑलरेडी बाइंडिंग एक ही बाइंडिंग यूज होता है, तो वजन में भारी होने का सवाल नहीं उठता। ये आप देख लीजिए यहाँ पे है, सेकेंडरी प्राइमरी बाइंडिंग एक ही जैसी होती है, तो इसमें आप इसको अलग नहीं कर सकते। यही इसकी बताई गई है कि नुकसान है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
कैलकुलेट द हीट जनरेटेड इन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1000 वाट 240 वोल्ट वर्क फॉर 5 मिनट। 1000 वाट 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करें। हीटर ने 5 मिनट के लिए काम किया है। चलिए इसमें देखते हैं, आपको देखिए क्या क्या दे रखा है। आपको एक्चुअली पी दे रखा है, आपको यहाँ पे देखेंगे आप पी दे रखा है 1000 वाट, ठीक है। वोल्टेज भी आपको दे रखा है। टाइमिंग क्या दे रखा है आप देखेंगे 5 मिनट। टी बराबर है 5 मिनट। 5 मिनट बराबर क्या हो जाएगा 5 × 60 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं जो हीट होता है बेसिकली उसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप यहाँ पर देखेंगे। हीट का फॉर्मूला होता है बेसिकली H = P × T, ठीक है। P कितना है आपका 1000 है, T कितना दिया 5 मिनट, यानी 5 × 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड आ गया, 5 × 60 हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 1000 इंटू ये 60 और 5 को करेंगे कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। बेसिकली कितना हो गया आपका फिर 300 और ये 1000, ठीक है। 300 यानी 3 लाख हो गया ये। तो ये आपका जो वैल्यू आया है बेसिकली यहाँ पे आपको देखिए किलो कैलोरी में पूछा है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका वैल्यू आया है ये बेसिकली जूल में है। तो इस जूल को हमें अब किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो देखिए जूल है, तो इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने का बेसिकली फार्मूला होता है। अगर आपको जूल को किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो उसका फार्मूला होता है कि आप उसको जितना भी जूल का वैल्यू आया है, लाइक जूल को आप अगर 4184 से डिवाइड कर दें तो आपका वो आ जाता है किलो कैलोरी में, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपका, ये जूल है तो हम क्या करेंगे 3 लाख को 4184 से डिवाइड कर देंगे। 3 लाख, ठीक है, अपॉन 4184। तो इसको डिवाइड करेंगे, देखिए आप कितना आएगा। इसको डिवाइड करके जब आप देखेंगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा, आप देखिए 71.7 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं सही ऑप्शन क्या दे रखा है आपको 71.6, वही आपका 71.6 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या फार्मूला लगाना है, सिंपल सा फार्मूला है, आप देखिए H = P × T। यहाँ से आपको जूल में वैल्यू मिलेगी, उसको किलो कैलोरी में अगर ऑप्शन दे रखा, जूल में पूछा है तो आप तुरंत वैसे लिख दीजिए। किलो जूल में अगर पूछा है ऑप्शन, तुरंत उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और वहीं जगह अगर आपको किलो कैलोरी में पूछा है तो जूल में अगर है तो आप उसको 4184 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन का नंबर लिखिए, आप कमेंट्स लिखिए, हम आपको कमेंट्स में या जैसे भी होगा उसको हम लिख के आपको समझाएंगे, ठीक है। या उसके ऊपर हम डिटेल वीडियो ले आएंगे अगर आपको किसी टॉपिक में किसी तरह का डाउट है। तो बिल्कुल कमेंट करने में मत हिचकिचाइए, चैनल बिल्कुल आपके लिए है, आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए ही हम लोग हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, पढ़ाई ध्यान से कीजिए। किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह की समस्या है, आप खुल के कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। हर एक टाइप के कमेंट्स के हम लोग कोशिश करेंगे पूरा सा पूरा रिस्पॉन्ड करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ विल यू डायग्नोज द विक्टिम इज सफरिंग अंडर कार्डियक अरेस्ट। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। देखिए ऑप्शन इधर का गेट्स पेन इन स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी में दर्द से। माउथ विल बी क्लोज टाइटली, मुंह पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ऑप्शन सी है आपका हैवी स्वेलिंग ऑन हिज स्टमक, पेट में उसके अधिक सूजन आ जाएगी। या ऑप्शन डी अपीयर्स ब्लू कलर अराउंड हिज लिप्स, होंठ के चारों ओर नीला रंग हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। दिल का दौरा जब आदमी को पड़ता है तो उसके हमेशा होंठों के चारों तरफ नीला रंग हो जाता है, उससे हम पहचान सकते हैं उसको दिल का दौरा पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच पोजीशन एन इंस्ट्रूमेंट यूजिंग ग्रेविटी कंट्रोल रीड्स एक्यूरेटली। जो गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला उपकरण होता है वो किस स्थिति में सटीक रूप से पढ़ता है। ऑप्शन है आपका एनी पोजीशन, किसी भी स्थिति में। ऑप्शन बी है आपका वर्टिकल पोजीशन, ऊर्ध्वाधर स्थिति में। ऑप्शन सी है आपका इंक्लाइंड पोजीशन, झुकी हुई स्थिति में। या ऑप्शन डी है आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन, क्षैतिज स्थिति में, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा वर्टिकल पोजीशन। क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण पे काम कर रहा है, नियंत्रण पे, इसलिए वो सही रीडिंग आपको तभी देगा जब आप उसको ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगा के रखेंगे। बाकी किसी स्थिति में उस पर गुरुत्वाकर्षण का नियंत्रण रहेगा तो वो एरर आपको दे सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये इसी में से आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स को हमेशा इसलिए ऊर्ध्वाधर स्थिति में, वर्टिकल स्थिति में लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। विद्युत इस्त्री के भाग का नाम क्या है। ये जो आपको ये दिखाया जा रहा है इमेज में, इस भाग का क्या नाम है, आप देख के क्या समझ पा रहे हैं। ऑप्शन है सोल प्लेट, ऑप्शन बी है प्रेशर प्लेट, ऑप्शन सी माइका इंसुलेशन, ऑप्शन डी है एस्बेस्टॉस सीट, ठीक है। इसका सही ऑप्शन है सोल प्लेट। ये बेसिकली आपका सोल प्लेट है विद्युत इस्त्री का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which is the golden hour for the victim injured on head with risk of dying? यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मरने की स्थिति में जा रहा है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है? ऑप्शन है फर्स्ट 15 मिनट पहले 15 मिनट, ऑप्शन बी है फर्स्ट 30 मिनट पहले 30 मिनट, ऑप्शन सी है फर्स्ट 45 मिनट और ऑप्शन डी है फर्स्ट 60 मिनट यानी पहले 60 मिनट। इसका सही ऑप्शन है आपका पहले 30 मिनट। किसी को भी अगर सिर में चोट लगी है और वह इंजर्ड डाइंग रिस्क पे जा रहा है तो आधे घंटे उसके लिए गोल्डन होते हैं। अगर इस बीच आप उसको सही से केयर दे दें, सही फर्स्ट एड दे दें या सही जगह हॉस्पिटल में पहुंचा दें तो उसकी जान बच सकती है। इसलिए इन सब सिचुएशंस में हमेशा शीघ्रता से फैसला लेना चाहिए और विक्टिम को जल्दी से जल्दी पीड़ित को पहुंचाना चाहिए हॉस्पिटल। चलिए, तो इसके साथ आपका ये 38 क्वेश्चन का पहला मॉडल पेपर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि हाँ हमारी मेहनत आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक्स और आपके शेयर ही हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए और इस तरह से मॉडल पेपर ले आने के लिए। और इस मॉडल पेपर को आप 1-2 बार रिपीट मोड में ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इससे निश्चित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और अपने दोस्तों के साथ अपनी स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए।